नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन, उनकी उपलब्धियां, साम्राज्य विस्तार और उनके विभिन्न संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा कुंभा के पोते और राणा रायमल के पुत्र थे। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उदा द्वारा की गई थी। कुंभा के छोटे पुत्र रायमल ने 1473 ईस्वी में उदा को पराजित करके गद्दी प्राप्त की। रायमल ने कुंभा की तुर्क विरोधी नीति का पालन किया। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। रायमल द्वारा अपना उत्तराधिकार निश्चित नहीं कर पाने के कारण उसके पुत्रों में परस्पर विरोध होने से मेवाड़ में अराजकता फैल गई। उत्तराधिकार को लेकर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा में संघर्ष हुआ, जिसमें संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई, आंख में चोट आई। सांगा युद्ध से भागकर अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पवार ने उसे आश्रय दिया और सांगा कई दिनों तक अज्ञातवास में रहे। रायमल का चाचा सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी का उम्मीदवार था, इसलिए पृथ्वीराज ने अपने चाचा सारंगदेव की भी हत्या कर दी। जयमल की मृत्यु सोलंकी राजा राव सुल्तान से युद्ध करते हुए हो गई और सिरोही से लौटते समय रास्ते में अपने बहनोई द्वारा दिए गए विषाक्त जहरीले लड्डू खाने से पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई। कुंभा के भाई खेमकरण का पुत्र सूरजमल भी जो था वो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसने मालवा के शासक मुजफ्फर को भड़काकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और परंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो अंततः वह नए राज्य की स्थापना की खोज में कांठल की ओर चला गया और अतः सांगा के जो विरोधी थे उन सबकी समाप्ति हो चुकी थी। अब रायमल के पास सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रायमल ने सांगा को अजमेर में बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1509 ईस्वी में सांगा जो है वो महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ का राणा बना। सांगा ने अपने संरक्षक करमचंद पवार यानी परमार वंश का जो था उसको अच्छी जागीर देकर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। करमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह सांगा से किया। सांगा ने करमचंद को पर्वतसर, मांडल, फुलिया, बनेड़ा आदि जो 15 लाख की वार्षिक आय वाले परगने थे उसे दे दिए तथा रावत की पदवी देकर उसे सम्मानित किया। इसका परिणाम यह निकला कि मेवाड़ की उत्तर पूर्वी सीमा भी अब मजबूत हो गई, सुदृढ़ हो गई थी। उसका राज्य चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन राज्य करते थे। इन राज्यों से उत्तर पूर्वी और दक्षिण और पश्चिमी मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण का भय बना हुआ था। दक्षिण व मेवाड़ की सुरक्षा हेतु उसने सिरोही और बांगड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया। ईडर राज्य के सिंहासन पर रायमल को बिठाया। रायमल जो था ईडर के राव भाण के पुत्र सूर्यमल का पुत्र था। सांगा की मदद से वो ईडर के सिंहासन पर बैठा और सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल से कर दिया था। तो ईडर राज्य के सिंहासन पर उसने रायमल को बिठाया। मारवाड़, बूंदी तथा अन्य कई राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। इन सब के पीछे महाराणा सांगा का जो मूल उद्देश्य था वो उत्तरी भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुता को सर्वोच्च बनाना था। महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य का उत्थान और उनकी उपलब्धियां। सबसे पहले राणा सांगा का मालवा के साथ संघर्ष। पहला प्रतिद्वंदी था यह मालवा का मुस्लिम शासक महमूद खिलजी द्वितीय। मेवाड़ और मालवा के बीच जो संबंध थे वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। मालवा में रह रहे हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते थे, जिन्हें रोकने के लिए मेवाड़ के हिंदी राजाओं ने समय समय पर मालवा पर आक्रमण किए। इन संघर्षों के कारण थे कि 1401 ईस्वी में मालवा द्वारा दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त होते ही मेवाड़ और मालवा के बीच शत्रुता शुरू हो गई। दोनों ही राज्य, मेवाड़ और मालवा दोनों ही राज्य विस्तारवादी नीति के समर्थक थे और मालवा और मेवाड़ क्रमशः मुस्लिम और हिंदू धर्म के पोषक थे। तो मालवा जो था वो मुस्लिम धर्म का पोषक था और मेवाड़ जो था वो हिंदू धर्म का पोषक था। यही इनके संघर्ष के कारण बने। चौथा था मालवा और मेवाड़ के युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान शक्तिशाली राजपूत सरदार मेदिनी राय द्वारा सांगा का आश्रय प्राप्त करना था। सुल्तान महमूद द्वितीय मेदिनी राय की शक्ति को कुचलना चाहता था, परंतु सांगा ने न केवल मेदिनी राय को सहायता का आश्वासन दिया बल्कि अपितु गागरोन और चंदेरी जो प्रदेश थे उनकी जागीर भी उसको दे दी। फलस्वरूप क्या हुआ, महमूद द्वितीय का सांगा से
महमूद द्वितीय जो था वो सांगा से नाराज हो गया। मेदिनी राय के पुत्र नत्थू का मारा जाना भी मेवाड़ द्वारा मालवा पर आक्रमण करने का एक कारण बन गया था। मेदिनी राय ने मांडू की सुरक्षा की जिम्मेदारी नत्थू को दे रखी थी। तो महमूद खिलजी द्वितीय ने गुजरात की सैनिक सहायता से मांडू पर आक्रमण करके नत्थू को मार दिया। तो मेदिनी राय ने सांगा को मालवा पर आक्रमण हेतु उत्प्रेरित किया। मालवा और महाराणा सांगा के बीच यानी मेवाड़ मालवा के बीच संघर्ष हुआ तो इस युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी। 1519 में परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने के बाद मालवा के सुल्तान महमूद ने पूर्ण शक्ति के साथ गागरोन पर आक्रमण किया और महमूद के इस अभियान की जानकारी जैसे ही मिली सांगा ने मेदिनी राय की रक्षा के लिए सेना भेजी। इस युद्ध में मुसलमानों की बहुत हार हुई। महमूद भी घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। महमूद को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया गया, लेकिन वहां पर राणा सांगा ने उसके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया। सुल्तान ने मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध रखने की प्रतिज्ञा की महमूद ने। उसके बाद अपने एक शहजादे को राणा की सेवा में चित्तौड़ में छोड़ दिया। सांगा ने घायल सुल्तान का इलाज भी कराया और सुल्तान ने राणा को फिर रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भी भेंट की। डॉक्टर हरविलास शारदा और डॉक्टर ओझा ने राणा के इस कार्य को राजनीतिक अदूरदर्शिता का सूचक कहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि सांगा का ये जो कार्य है उसकी बुद्धिमत्ता का घोतक था, लेकिन डॉक्टर हरविलास शारदा और डॉक्टर ओझा कहते हैं कि ये राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय था। सांगा ये जानता था कि मेवाड़ से दूरस्थ मांडू पर अधिकार नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने अपनी उदारता की नीति दर्शाकर महमूद द्वितीय को अपना मित्र बनाने का प्रयास किया। ऐसा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय था। मालवा के सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करके उसने गुजरात के सुल्तान को कमजोर बना दिया और इस मैत्री संबंध से जो गुजरात मालवा के गुट की संभावना थी वो भी कम हो गई। मेदिनी राय को अपना आश्रित बनाकर उसने एक सशक्त संरक्षक को मेवाड़ की सीमा पर नियुक्त किया, लेकिन मालवा का सुल्तान राणा के प्रति अधिक दिन तक कृतज्ञ नहीं रहा। राणा सांगा और गुजरात यानी मेवाड़ और गुजरात के बीच भी संघर्ष हुआ। गुजरात के शासक से मेवाड़ के संबंध तो राणा कुंभा के समय से ही खराब हो गए थे और इनकी आपसी कटुता का कारण था दोनों राज्यों की प्रसारवादी यानी विस्तारवादी नीति। सांगा के समय में मेवाड़ गुजरात की आपसी संबंध मालवा के संदर्भ में और भी बिगड़ गए थे और संघर्ष के रीजन थे। एक तो नागौर की स्वतंत्रता को लेकर तैमूर के आक्रमण के बाद जफर खां के नेतृत्व में गुजरात भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। जफर खां के नेतृत्व में जफर खां के पुत्र तातार खां ने सुल्तान बनने पर अपने चाचा शम्स खां को नागौर की जागीर दे दी। नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के बीच एक छोटा सा मुस्लिम राज्य बन गया था, परंतु कुंभा ने उसको जीत लिया और वहां के मुस्लिम शासकों को कर देने के लिए बाध्य किया। तब से नागौर के मुस्लिम शासक मेवाड़ को कर देकर अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। गुजरात का शासक नागौर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवाना चाहता था और वो बिना संघर्ष के संभव नहीं था। दूसरा रीजन था गुजरात के सुल्तान ने नथु की हत्या और मेदिनी राय के विरुद्ध मांडू आक्रमण हेतु महमूद की सैनिक सहायता की थी, इसलिए सांगा ने मेदिनी राय की सहायता के लिए मांडू पर आक्रमण किया और महमूद को हराकर उसके साथ उदार व्यवहार करके गुजरात को उसकी मैत्री से वंचित कर दिया था। उसके बाद सांगा ने गुजरात को दंड देने का भी निर्णय किया था। तो ये रीजन थे। गुजरात और मेवाड़ दोनों में परंपरागत शत्रुता और विस्तारवादी प्रतिद्वंद्विता थी। मेवाड़ के विरुद्ध होने वाले गुजरात को सैनिक अभियानों को विफल बनाने हेतु राणा सांगा ने सिरोही, बांगड़ यहाँ के शासकों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के राज्यों का एक सुदृढ़ और संगठित संघ बनाया। सांगा के इस कार्य को गुजरात के शासक ने शत्रुता को बढ़ावा देने का कारण माना। संघर्ष का तात्कालिक कारण था ईडर राज्य के उत्तराधिकार का मामला। गुजरात और मेवाड़ की सीमा के बीच में होने की वजह से ईडर जो था वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ये जो ईडर जगह थी वो गुजरात और मेवाड़ की सीमा के बीच में थी। तो गुजरात के सुल्तान ईडर पर अपना प्रभाव बनाना चाहते थे ताकि मेवाड़ पर वो सरलता से आक्रमण कर सके। इसी कारण गुजरात के सुल्तान ने भारमल को ईडर की गद्दी पर बिठाया, परंतु जब राणा सांगा ने भारमल को हटाकर रायमल को ईडर का राजा बनाया तो गुजरात के सुल्तान ने इसे राणा का अनुचित हस्तक्षेप माना। ईडर का राज्य रायमल को दिलाना। ईडर का राजा भाण, उसके दो पुत्र थे सूर्यमल और भीम। ईडर का राजा था भाण और दो उसके पुत्र थे सूर्यमल और भीम। सूर्यमल का पुत्र था रायमल और भीम का पुत्र था भारमल। तो भाण की मृत्यु हो जाने पर जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था सूर्यमल गद्दी पर बैठा
परंतु 18 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और उसका स्थान उसके पुत्र रायमल ने ले लिया। और चूंकि रायमल अल्पवयस्क था तो इसका लाभ उठाते हुए भीम ने उसे गद्दी से उतारकर वो स्वयं ईडर का राजा बन गया। और अल्पकाल में जब उसकी भी मृत्यु हो गई तब उसका पुत्र, भीम का पुत्र भारमल गद्दी पर बैठा। रायमल ने फिर, जो कि अल्पवयस्क था, उसने सांगा के यहाँ पे शरण ली। सांगा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करके ईडर का राजा उसे बना दिया। सांगा द्वारा रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठाने से गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह बहुत नाराज हुआ और उसने 1514 ईस्वी में रायमल को परास्त करने के लिए अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को भेजा। रायमल ने निजामुल मुल्क को ईडर से भगा दिया और 2 बार सेना के असफल हो जाने के बाद तीसरी बार मलिक हुसैन को भेजा। वह ईडर पर अधिकार करने में सफल हुआ। 1520 में राणा सांगा स्वयं सेना लेकर ईडर पहुंचा। उसने मलिक हुसैन को हराकर रायमल को फिर से ईडर का राजा बनाया। सांगा ने गुजरात की भागती हुई सेना का अहमदाबाद तक पीछा किया तथा अहमदाबाद के दुर्ग को घेर कर उसमें प्रवेश करके उसे लूटा। सांगा ने बड़नगर, बीलनगर और गुजरात प्रदेश को लूटा और वहां से चित्तौड़ चला गया। गुजरात का सुल्तान इन पराजयों का अपमान सहन नहीं कर सका और उसने सोरठ के हाकिम मलिक एयाज के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। सांगा की विशाल सेना को देखकर वो भयभीत हो गया और उसके बाद गुजरात के सुल्तान को उससे संधि करनी पड़ी। गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष ने भी गुजरात को और अधिक कमजोर बना दिया। सांगा को वहां की आंतरिक व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। 1524 में गुजरात सुल्तान का पुत्र बहादुर खां की भाई की शत्रुता के कारण राणा सांगा की शरण में चित्तौड़ आ गया और इस प्रकार सांगा जो था वो गुजरात को अपने प्रभाव में रखने में सफल रहा। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। राणा सांगा का उद्देश्य दिल्ली के सुल्तानों का प्रभाव उत्तरी भारत से कम करना था, इसलिए उसने मालवा और गुजरात के शासकों को अपने अधीन किया। तैमूर आक्रमण के बाद जो परवर्ती शासक थे उनके समय में दिल्ली की शासन व्यवस्था अस्तित्व हो चुकी थी। सांगा के समय दिल्ली में लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी था और उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर महाराणा सांगा ने मेवाड़ के जो समीपवर्ती मुस्लिम प्रदेश थे उनको अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। तो सिकंदर लोधी ने इन राज्यों को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा तो वह भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था, इब्राहिम लोधी भी। इसलिए दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों में संघर्ष होने के मेन कारण थे, एक तो महत्वाकांक्षा नीति, दूसरा सांगा ने अपना राज्य बयाना तक बढ़ा लिया था जो कि लोधी शासकों के लिए एक चुनौती था और मालवा को अधिकृत करने हेतु राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच प्रतिद्वंदिता थी। वो दोनों ही मालवा पर अधिकार करना चाहते थे। सांगा द्वारा अजमेर पर अधिकार करके करमचंद परमार के नाम पर अजमेर का पट्टा उसने लिख दिया था। इसी कारण इब्राहिम लोधी ने अजमेर पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी और उधर सांगा भी जो था वो मेवाड़ से रवाना हो गया। इस दौरान युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटी। तत्कालीन बूंदी राज्य की सीमा पर मेवाड़ के वर्तमान जिले जो आसिंद था उसमें जो खातोली गांव था वहां पर दोनों सेनाओं में 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ। ये युद्ध खातोली के युद्ध के नाम से फेमस है। 3 घंटे तक युद्ध चला। इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई, वो वहां से चला गया, परंतु सुल्तान का एक पुत्र राजपूतों द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में उसे धन देकर मुक्त कर दिया गया। इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ और तलवार से कट गया तथा पैर में तीर लगने से वो पैर से लंगड़ा भी हो गया। खातोली युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोधी ने 1518 में अपने 2 विश्वस्त सेनानायकों मियां हुसैन और मियां माखन के नेतृत्व में एक विशाल सेना महाराणा सांगा के विरुद्ध भेजी। धौलपुर के पास बाड़ी में लड़े गए युद्ध में राणा सांगा विजयी हुआ और इस विजय के बाद सांगा उत्तरी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हो गया। 1519 से लेकर 1525 ईस्वी तक का जो काल है वो सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। गागरण युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त करना तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करना उसकी शक्ति का चरमोत्कर्ष था। अनेक हिंदू राजाओं और सरदारों ने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। 16वीं शताब्दी का सर्वशक्तिमान शासक होने के कारण उसे हिंदूपत की उपाधि प्रदान की गई और 1526 ईस्वी तक जो महाराणा सांगा थे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा जो थी वो चरम शिखर पर थी। तो आज हमने महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।